हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को ये कहता है कि हु गिव द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हम लोग ये जानते हैं कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस एडविन हबल ने दिया था। एडविन हबल ने ये बताया था कि हम लोग का ये जो यूनिवर्स है ये एक सर्टेन स्पीड से, एक एवरेज स्पीड से बढ़ रहा है। वो इंक्रीज़ कर रहा है सबके बीच का डिस्टेंस, लेकिन वो एक सर्टेन स्पीड से। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एडविन हबल ने कब दिया था ये, एडविन हबल ने दिया था ये 1920 में, ये दिया था 1920 में। लेकिन बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी दिया गया था जॉर्ज लमाइट्रे द्वारा दिया गया था। ये कब दिए थे? 1927 में दिए थे। बिग बैंग थ्योरी 1927 में दिया गया था, लेकिन पब्लिश कब हुआ था? पब्लिश हुआ था 1931 में। 1931 में पब्लिश हुआ था। ये जो है ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस दिया गया था 1920 में। इसी बेसिस पर बिग बैंग थ्योरी दिया गया 1927 में और इसको पब्लिश किया गया 1931 में। ये बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लमाइट्रे दिए गए। जॉर्ज लमाइट्रे बिग बैंग थ्योरी दिए जॉर्ज लमाइट्रे। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि जियोइड इज द डैश ऑफ द अर्थ। जियोइड पृथ्वी का डैश है। डैश की जगह क्या आएगा? डैश की जगह शेप आएगा। जियोइड अर्थ का शेप है। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ बाई फार द क्लोजेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑर्बिटिंग एट ओनली 2.8 टाइम्स अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब तक सूर्य से पृथ्वी की दूरी का केवल 2.8 गुना दूरी पर परिक्रमा करने वाला सबसे निकटतम बौना ग्रह कौन सा है? हम लोग ये जानते हैं, ये अपना सीरीज है। ये क्या है? अपना सीरीज है। हम लोग सीरीज के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि सीरीज इज द ओनली प्लैनेट, इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट जो कहाँ पर है अपना। सीरीज इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट जो कि है अपना ये यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट में, ये अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट में है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर है? एस्ट्रॉयड बेल्ट अपना मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट पड़ता है। और बाकी का ये जो चार टोटल है अपने टोटल 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसमें से अकेला सीरीज है जो कि अपने एस्ट्रॉयड बेल्ट में पड़ता है। और बाकी का 4 कहाँ पड़ता है? बाकी का 4 अपना कुइपर बेल्ट में पड़ता है। तो बाकी चारों का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। बाकी चारों का नाम जो भी है वो अपना कुइपर बेल्ट, यानी कि वो नेपच्यून के आगे पड़ता है, वो अपना नेपच्यून के आगे पड़ता है। तो सबसे पहला तो ये हो गया। टोटल अपने क्या है? 5। सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला हो गया सीरीज हो गया। दूसरा अपना होमिया हो गया। दूसरा अपना क्या हो गया? होमिया हो गया। तीसरा अपना मेक हो गया। तीसरा अपना मेक और चौथा हो गया एरिस। चौथा अपना एरिस हो गया। और लास्ट का क्या हो गया? प्लूटो। ये जो प्लूटो था इसको हम लोग पहले इसको एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, ये नॉर्मल प्लैनेट होता था, लेकिन ये अपना कोई एक पाथ फिक्स नहीं कर पाया, इसलिए ये बार बार क्या करता था, ये नेपच्यून के पाथ में आ जाता था, नेपच्यून के रिवॉल्यूशन पाथ में आ जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया। ये अपना पाथ फिक्स नहीं कर पाया, इसलिए प्लूटो को 2002 में प्रेग समिट में हटा 2006 में इसको प्रेग समिट में हटा दिया गया। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि अ डैश इज अ क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इनसाइड अ गैलेक्सी। डैश आकाश गंगा के भीतर धूल और गैस का बादल होता है। क्या होता है? इसको हम लोग जानते हैं कि क्रोमोस्फीयर होता है। क्या होता है? क्रोमोस्फीयर होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अपना अगला क्वेश्चन कहता है कि अ डिस्टिंक्टिव क्रॉस शिफ्ट कॉन्स्टेलेशन बीन सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द समर एंड फॉल मंथ्स अराउंड सितंबर। मतलब क्या? मतलब कि एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन जो क्रॉस शिफ्ट का है, वो कौन सा वो कॉन्स्टेलेशन है जो क्रॉस शिफ्ट का है? ये हम लोग जानते हैं कि ये सिग्नस है। ये सिग्नस है। सिग्नस का मतलब सिग्नस एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो क्रॉस शिफ्ट का है। ये प्रॉपर एक क्रॉस दिखता नहीं है, ये ऐसा अनुमान लगाया, मतलब अनुमान नहीं, मतलब ये मिलता जुलता है क्रॉस से। तो ये क्रॉस शिफ्ट का सिग्नस है। सिग्नस का लैटिन में मीनिंग होता है स्वान। इसको बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से कॉन्स्टेलेशन का मतलब लैटिन में स्वान होता है। तो सिग्नस का मतलब स्वान होता है लैटिन भाषा में। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि द कलर ऑफ द सर्फेस ऑफ मार्स इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन इट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? हम लोग ये जानते हैं कि मार्स है, इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसका ये लाल कलर किसके वजह से है? ये हम लोग ये जानते हैं कि इसका लाल कलर इसके वजह से है, आयरन ऑक्साइड की वजह से है।
आयरन ऑक्साइड की वजह से। हम लोग मार्स के बारे में अगर कुछ डिटेल में अगर देखें, मतलब ऊपर ऊपर से अगर कुछ देखा जाए तो मार्स के बारे में कुछ पॉइंट लिख देते हैं। मार्स का ग्रेविटी अगर देखा जाए, हम लोग सबसे पहले मार्स की ग्रेविटी के बारे में देखा जाएंगे। मार्स का ग्रेविटी अर्थ के 1/3 है। अर्थ के क्या है, 1/3 है। अगर यहाँ पर कोई आदमी अगर 60 किलो का होगा तो वही मार्स पर कितना होगा, 20 किलो का होगा। वही मार्स पर क्या होगा, 20 किलो का होगा। और इसका अगर रिवॉल्यूशन टाइम देखा जाए, तो क्या होगा, 24 घंटा, एक क्लोज टू 24 घंटा है, 24 घंटा 37 मिनट है। 24 घंटा 37 मिनट है इसका रिवॉल्यूशन टाइम। और इसके 2 मून्स हैं, ये कौन, एक मून ये हो गया, एक मून है फोबोस और दूसरा है डीमोस। 2 मून है इसके, 2 सैटेलाइट है, सॉरी मून कहना सही नहीं रहेगा, 2 सैटेलाइट, 2 नेचुरल सैटेलाइट है। मून अर्थ के सैटेलाइट का नाम है, मार्स के सैटेलाइट का नाम है फोबोस और डीमोस। इस पर मार्स पर एक वो भी है, क्या है मार्स पर एक वोल्केनो भी है जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। एक वोल्केनो भी है जिसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स। इसकी लंबाई 22 से 25 किलोमीटर तक अनुमान लगाई जाती है। 22 से 25 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ओलंपस मॉन्स इस नाम का ये वोल्केनो भी है और एक माउंटेन भी है। ये पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा माउंटेन है ओलंपस मॉन्स। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच टॉप प्लैनेट ऑर्बिट द सन इन अबाउट 310 ईयर एट अ डिस्टेंस बिटवीन 38.5 to 53 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम लोग ये पूछ रहा है कि कौन सा वो ड्रॉप प्लैनेट है जो 310 साल लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। हम लोग ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेक। ये अपना कहाँ है, कुइपर बेल्ट में है। ये अपना क्या है, कुइपर बेल्ट में है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक स्टार अगर कोई है तो वो है अपना प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर्स क्या होता है, मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसीलिए इसको हम लोग लाइट ईयर्स कहते हैं। एक लाइट ईयर कितना डिस्टेंस होता है, एक लाइट ईयर का डिस्टेंस होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स होता है एक लाइट ईयर का डिस्टेंस। अगर हम लोग ये देखें तो यहाँ पर पोलैरिस है। पोलैरिस को हम लोग नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। पोलैरिस को हम लोग नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। ये सीरियस क्या है, सीरियस है। सीरियस एक स्टार का नाम है सीरियस को हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग सीरियस के बारे में अगर एक बात अगर ध्यान दें तो सीरियस के बारे में हम लोग को एक बात पता होना चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, कहीं कोई पूछ ले। सीरियस के बारे में एक ऐसा बात है कि सीरियस जो है वो नाइट स्काई में, अर्थ के नाइट स्काई में ये सबसे चमकने वाला ब्राइटेस्ट स्टार है। ये सीरियस जो है वो अर्थ के नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। कौन सा, सीरियस, जिसको हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। पोलैरिस को हम लोग नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं इसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। और प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्लैनेट सैटर्न। मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से सैटर्न को डिस्क्राइब करता है। अगर हम लोग देखें कि इट इज़ अ गैस जाइंट मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड द डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही मालूम चल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सटीक आंसर। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये सैटर्न जो है इसका डेंसिटी बहुत ही हल्का होता है। इसका डेंसिटी 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और इसको हाइपोथेटिकली ये माना जाता है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो सैटर्न पानी पर तैर सकता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून ऑफ जुपिटर। जुपिटर का कौन सा मून इन चारों में से नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि कैलिस्टो है, यूरोपा है, गैनीमेड है और अपना ये ट्राइटॉन नहीं है। ट्राइटॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्राइटॉन जुपिटर का मून नहीं है। ट्राइटॉन किसका मून है,
ट्राइटन है अपना, ट्राइटन अपना नेपच्यून का मून है, ट्राइटन अपना नेपच्यून का मून है। ये नेपच्यून का लार्जेस्ट मून है, नेपच्यून का क्या है, लार्जेस्ट मून है। ये मून बार बार निकल रहा है, लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ये बार बार हम लोग को आदत है कि मून मून बोलने का, लेकिन ये तो सैटेलाइट होता है। चलिए मून निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइटन नेपच्यून का लार्जेस्ट सैटेलाइट है और ये कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमीड तीनों ही जुपिटर के मून है। एक और मून अगर आप लोग याद रखेंगे, ये जो जुपिटर का ये मून है, ये खोजा गया था गैलीलियो द्वारा, इसलिए इसको गैलीलियन मून्स भी कहते हैं। गैलीलियन मून्स भी कहा जाता है, गैलीलियन मून्स कहा जाता है जुपिटर के 4 मून को, जो कि 4 मून, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 मून आपको याद रखना होगा। पहला मून क्या है, पहला मून है आयु, पहला मून है आयु है या एलो है पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ लिखाता है। ये दूसरा है कैलिस्टो, तीसरा है अपना गैनीमीड, और चौथा है अपना यूरोपा। ये चारों जो है, ये इसको गैलीलियन मून्स कहा जाता है, क्योंकि ये गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट्स इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस ऑफ अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर्स पर सेकेंड। मतलब क्या कि कौन सा प्लैनेट 29 माइल्स पर सेकेंड या फिर 47 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, बुध इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका रिवॉल्यूशन टाइम ये टोटल 88 दिन में ही, ये पूरा सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, सिर्फ 88 दिन में ही ये क्या, मरकरी। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वीनस को ही थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड से ढका हुआ है वीनस का 2-3 नाम है, वो हम लोग को देखना है। वीनस का एक नाम तो है इवनिंग स्टार इसलिए नाम है इसका क्योंकि इसको इवनिंग में देखा जा सकता है नेकेड आई से, इवनिंग स्टार। दूसरा नाम है इसका मॉर्निंग स्टार भी इसलिए है क्योंकि इसको मॉर्निंग में नेकेड आई से देखा जा सकता है, सुबह देखा जा सकता है। और एक तीसरा नाम है लूसीफर। ये तीनों इसके नाम इंपॉर्टेंट है, जो कि वीनस का नाम है। वीनस को अर्थ का ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका शेप साइज अधिकतर अर्थ से मिलता है। मॉर्निंग स्टार। तो अपना ये क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइरल गैलेक्सीज। कौन सा स्पाइरल गैलेक्सी सबसे लार्जेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा NCG 6872। ये मिल्की वे से 5 गुना है, ये मिल्की वे से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है, 5 टाइम्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि द लेंथ ऑफ अ डे ऑन डैश इज अप्रॉक्सीमेटली 16 आवर्स। मतलब कौन से प्लैनेट पर 16 घंटा का दिन होता है, यानी कि 16 घंटा में वो रोटेशन कर लेता है। कौन सा प्लैनेट 16 घंटा में रोटेशन कर लेता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि नेपच्यून 16 घंटा में रोटेशन कर लेता है अपना। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वॉज द फर्स्ट टू डेवलप अ मैथमेटिकल प्रेडिक्टिव हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब क्या, मतलब कौन सा ऐसा आदमी हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया है सोलर सिस्टम का। हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या, कि बीच में सन है, उसके आसपास प्लैनेट सब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, इसी को हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। अगर हम लोग ये देखें कि हेलियोसेंट्रिक मॉडल कौन दिया था, तो ये हम लोग जानते हैं कि निकोलस कोपर्निकस द्वारा दिया गया है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि हु कैलकुलेटेड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून बाय स्टडिंग ग्रेविटी इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस इन द मोशन ऑफ यूरेनस। इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग को ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसे व्यक्ति कौन सा कैलकुलेट किए कि नेपच्यून का लोकेशन किसने कैलकुलेट किया। मतलब इन चारों में से एक ऐसे आदमी है जो नेपच्यून का लोकेशन कैलकुलेट किए। मतलब ये हम लोग जानते हैं कि नेपच्यून किसने ढूंढा था, नेपच्यून को ढूंढा गया है लेवेरियर द्वारा, अर्बन जीन जोसेफ लेवेरियर द्वारा खोजा गया था। और नेपच्यून के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम,
planet in the solar system. It is the only planet in the solar system to be discovered by mathematical prediction. मैथमेटिकल प्रोडिक्शन मतलब क्या? मैथमेटिकल प्रोडिक्शन मतलब ये एक अकेला है सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में ये अकेला प्लैनेट है जिसको मैथमेटिक्स का यूज़ करके खोजा गया था। इसको कब खोजा गया था? इसको खोजा गया था 1846 में, 1846 में खोजा गया था। किनके द्वारा? अर्बन ले वेरियर द्वारा खोजा गया था। अर्बन जीन जोसेफ ले वेरियर द्वारा खोजा गया था। इसका अगर रोटेशन टाइम का बात करें तो अभी देख कर आ रहे हैं 16 घंटा है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखे थे कि यहाँ पर, हाँ यहाँ पर इसका 16 घंटा किसका था? नेपच्यून का था, इसलिए इसका यहाँ पर नेपच्यून का क्या हो जाएगा? 16 घंटा ही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि द पॉइंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ दैट इज एट इट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। मतलब क्या पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली किसी वस्तु जैसे उपग्रह, अगर हम लोग मून मान लें कि कक्षा में वह बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर होता है वो क्या कहलाता है? अगर हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर अर्थ है और मून का एक पाथ होता है, मून का क्या होता है? मून का एक पाथ होता है। अगर मून यहाँ पर है, अगर हम लोग मान लें अगर मून यहाँ पर है, अगर मून यहाँ पर है और अर्थ के सबसे नज़दीक आ सकता है, उस पॉइंट पर मून है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पेरिजी, उसको कहा जाएगा पेरिजी। और अगर मून किसी ऐसे पॉइंट पर है जो अर्थ से सबसे दूर होने का संभावना है, मतलब अर्थ से सबसे दूर है जब मून, तो उसको कहा जाता है एपोजी, एपोजी। उसी तरीके से सूर्य और धरती के बारे में भी कहा जाता है, सूर्य और धरती के बारे में भी कहा जाता है, वही पेरीहेलियन और एपीहेलियन दिया गया है यहाँ पर। अगर धरती सूर्य से अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तब उसको एपीहेलियन कहा जाता है, और अगर धरती सूर्य के सबसे नज़दीक है, मतलब अपने लिमिट तक पहुंच गया कि अब उसके आगे नहीं जा सकता है, उस पॉइंट पर आ गया है कि सूर्य धरती से नज़दीक है, तो उसको पेरीहेलियन कहा जाएगा। अगर पेरीहेलियन देखा जाए तो पेरीहेलियन सबसे नज़दीक होता है तब कहा जाता है 3 जनवरी को पड़ता है। 3 जनवरी को सूर्य धरती से सबसे नज़दीक होता है, या फिर धरती सूर्य के सबसे नज़दीक होता है 3 जनवरी को। और अगर एपीहेलियन देखा जाए तो ये देखा जाता है 4 जुलाई को। इसका अगर डिस्टेंस लिखते हैं हम, इसका अगर डिस्टेंस लिख देंगे कि इन दोनों का डिस्टेंस पूछ लेता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरीहेलियन, एपीहेलियन, एपोजी और पेरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसका डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है इस समय, 147 मिलियन किलोमीटर, और एपीहेलियन में 152 मिलियन किलोमीटर्स हो जाता है। और अगर एवरेज देखा जाए, मतलब आमतौर पर कितना रहता है? आमतौर पर रहता है 149 मिलियन किलोमीटर्स रहता है सूर्य और धरती के बीच का डिस्टेंस। तो ये चारों ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों ही क्या है? पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा एपोजी, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। अ फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आइसी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट नेपच्यून इज कॉल्ड। मतलब क्या? मतलब कि यहाँ पर मार्स है, यहाँ पर जुपिटर है, यहाँ पर क्या है? सैटर्न है, यहाँ पर यूरेनस है, यहाँ पर नेपच्यून है, यहाँ पर सन है कहीं, ये पूरा सोलर सिस्टम ही बना देते हैं। यहाँ पर सन है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर मरकरी है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर अर्थ है। तो यहाँ पर तो सन है, और मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या है अपना? ये है अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ पर है अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये है अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट। और लेकिन नेपच्यून के बाहर भी एक बेल्ट है, यहाँ पर भी एक बेल्ट है। इस बेल्ट को क्या नाम दिया गया है? इस बेल्ट को नाम दिया है कुइपर बेल्ट। इसी को कहा गया है कुइपर बेल्ट। ये जो पांच अपना जो ये क्या था? ड्वार्फ प्लेनेट था, उसमें से 4 कुइपर बेल्ट में पाया जाता है और सिर्फ एक एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाने वाला ड्वार्फ प्लेनेट का नाम सीरीस है। ये एक अकेला ड्वार्फ प्लेनेट है जो एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाया जाता है, इसका नाम क्या है? सीरीस है, सीरीस। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि नेपच्यून के बाहर जो बेल्ट है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम कुइपर बेल्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सटीक आंसर। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है द बिग डिपर इज एन एस्टेरिज्म फॉर्म्ड बाय 7 ब्राइटेस्ट स्टार इन विच कॉन्स्टेलेशन। मतलब बिग डिपर नाम का
कॉन्स्टेलेशन कहाँ पर है, तो ये हम लोग जानते हैं उर्सा मेजर में बिग डिपर नाम का एस्टेरिज्म है। तो हम लोग ये जानते हैं कि उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर है। इसको हम लोग क्या नाम से, इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उर्सा मेजर को जाना जाता है। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ नॉर्दर्न स्काई इजली रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ 5 ब्राइट स्टार फॉर्मिंग अ स्लाइटली इरेगुलर डब्ल्यू इज कॉल्ड। मतलब क्या? मतलब कोई कॉन्स्टेलेशन है जो डब्ल्यू के शेप का है, डब्ल्यू के शेप मतलब इरेगुलर, मतलब ऐसे प्रॉपर डब्ल्यू नहीं है, ऐसा डब्ल्यू है, मतलब वो हटने दीजिए, हाँ ऐसा डब्ल्यू वो दिखता है। ऐसा डब्ल्यू कौन दिखता है? ये शेप ऐसा ही कुछ दिखता है। तो ये इसका शेप क्या हो जाएगा? ये होगा अपना कैसियोपिया का शेप, ये है अपना कैसियोपिया का शेप। अपना अगला क्वेश्चन देखा जाए तो विच प्लैनेट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड आल्सो हैज द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट रिंग अराउंड इट। मतलब सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा हो जाएगा? सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट हो जाएगा सैटर्न। सबसे पहले अपना है, अगर साइज वाइज देखा जाए तो सबसे पहले है अपना जुपिटर, सबसे बड़ा जुपिटर है अपना, सबसे बड़ा है अपना जुपिटर। उसके बाद है अपना सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है अपना नेपच्यून, उसके बाद है अपना अर्थ, उसके बाद वीनस, फिर मार्स, फिर आ गया अपना मर्क्यूरी। ये आपको इस ऑर्डर से ही आपको याद रखना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए शनि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि डैश ओब्लॉन्ग ऑर्बिट ओवरलैप्स द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। ये ओब्लॉन्ग ऑर्बिट मतलब जिसका कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं हो। ये हम लोग ये जानते हैं कि अभी हम लोग बताए 2006 में एक प्लैनेट था जिसको हम लोग प्लैनेट के कैटेगरी से निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। वो क्यों डाला गया? क्योंकि वो अपना ऑर्बिट फिक्स नहीं कर पाया था। वो प्लैनेट का नाम प्लूटो था, वो प्लैनेट का नाम प्लूटो है। वो बार बार नेपच्यून के वो पाथ में आ जा रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। वो मतलब प्लैनेट कहलाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो प्लूटो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और बार बार वो नेपच्यून के वो ऑर्बिट में आ जा रहा था, इसलिए इसको हटा ही दिया गया। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लैनेट सैटर्न इज ट्रू। मतलब सैटर्न के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इन चारों में से? सैटर्न इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, बिल्कुल गलत है। फोर्थ प्लैनेट तो अपना मार्स हो गया और लार्जेस्ट प्लैनेट अपना जुपिटर हो गया। सैटेलाइट्स लाइक एनकैडलस एंड टाइटन ऑफ सैटर्न आर होम टू इंटरनल ओशियन कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ, एब्सोल्युटली सही। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है, क्योंकि इसका मून एनकैडलस और टाइटन पर लाइफ सपोर्ट का चांसेस है। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही हो जाता है। अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो सैटर्न इन्वायरमेंट इज कंडक्टिव टू लाइफ। मतलब ये पूरा तरीके से बताया नहीं गया, अभी तक पूरा तरीके से रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ये कहना कि एकदम सही है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसलिए गलत है, और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। नाइट्रोजन से मैसिबल नहीं है, ये बहुत अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है, नाइट्रोजन नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये सैटर्न का 2 मून है, एनकैडलस और टाइटन। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, टाइटन उससे बड़ा है, टाइटन उसका सबसे बड़ा मून है। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन में जाएंगे तो विच स्टार इज ऑल्सो नोन एज पोल स्टार। अभी देख कर आ रहे हैं पोल स्टार। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग का दूसरा नाम भी है, इसका हम लोग का पोलैरिस भी है, और एक और नाम है नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन अगर चेक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ स्टार इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन 1905 हु कंक्लूडेड विथ थॉमस चैम्बरलिन दैट द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन एनकाउंटर बिटवीन द सन एंड अदर स्टार। मतलब कौन सा ऐसा आदमी था जो ये बोला, ये थॉमस चैम्बरलिन के साथ मिलकर ये बोला कि सोलर सिस्टम का बाकी जो भी प्लैनेट है वो सन के साथ एक कुछ टकराया था, जो बाकी इसका टुकड़ा से मिलकर बना बाकी का ये सोलर सिस्टम। तो इसको हम लोग ये जानते हैं कि फॉरेस्ट मोल्टन और थॉमस चैम्बरलिन ये थियरी दिए थे। ये थियरी कौन दिया था? फॉरेस्ट मोल्टन और थॉमस चैम्बरलिन दिया गया था। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो पेरीहीलियन इज व्हेन अर्थ इज, अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन का कंसेप्ट। पेरीहीलियन तब कहा जाता है जब अर्थ सबसे नज़दीक होता है सूर्य के। ऑप्शन नंबर सी पेरीहीलियन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है
इस समय 147 किलोमीटर इसका सूर्य से डिस्टेंस होता है। और एपीहिलियन कब होता है? एपीहिलियन होता है अपना 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है। इस समय डिस्टेंस होता है 152 किलोमीटर। और एवरेज पर कितना होता है? एवरेज पर होता है 149 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज देखा जाता है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में कहेगा कि विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अगर हम लोग ये जानते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति का विकास की व्याख्या करने के लिए सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस इसका एकदम सटीक बैठता है। नेबुलर हाइपोथेसिस को ही हम लोग मानते हैं कि यही सही होना चाहिए। ये नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? नेबुलर हाइपोथेसिस दिया गया था इमैनुअल कांत द्वारा। इमैनुअल कांत द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1755 ईस्वी में दिया गया था। इमैनुअल कांत दिए थे। ये बोले थे कि नेबुला से ही अपना सोलर सिस्टम बना है। हम लोग का अगला क्वेश्चन कहता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसका आप लोग कंसेप्ट समझ लीजिए। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसको कहते हैं और एक जोवियन प्लैनेट किसको कहते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये बीच में आ गया अपना एस्ट्रॉयड बेल्ट और यहाँ लास्ट में आ गया कुइपर बेल्ट। अगर यहाँ पर इन चारों प्लैनेट को देखा जाए तो इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो कि ये रॉक्स और मेटल से मिलकर बनते हैं, ये 4 प्लैनेट। और बाकी के ये जो लास्ट के 4 प्लैनेट हैं इसको क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट्स। इसको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है क्योंकि ये चारों ही गैस जाइंट्स हैं, ये चारों ही गैस प्लैनेट्स हैं। तो ये हम लोग कहा जा रहा है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किस तरीके से बनते हैं, मतलब क्या चीज़ से बने हुए होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, रॉक्स एंड मेटल्स का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ट्रेंड इज फाउंड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन दी गैलेक्सीज। मतलब क्या? मतलब दो कोई गैलेक्सी है, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस का एक ट्रेंड है जो देखने को मिल रहा है। वो क्या है? मतलब क्या? उन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़े जा रहा है, वो बढ़े जा रहा है। इसी थियोरी का यूज़ करके ये कहा गया था कि एक किसी पॉइंट पर मान लो अगर ऐसे हो रहा है, अगर ये कोई एक गैलेक्सी है, दूसरा गैलेक्सी है, अगर कुछ समय बाद ये दोनों यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये दोनों यहाँ पर है, कुछ समय बाद ये दोनों यहाँ पर है, तो एक फिक्स डिस्टेंस बढ़े जा रहा है, उसका फिक्स एवरेज पर बढ़े जा रहा है। तो ये मान लिया गया था कि एक पॉइंट ऐसा रहा होगा कि ये दोनों गैलेक्सी किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर रहे होंगे साथ में, और यही यूनिवर्स का ओरिजिन है। यही क्या है? यूनिवर्स का ओरिजिन है। इसका मतलब गैलेक्सीज इंक्रीज हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दी ऑन विच प्लैनेट हैज़ द रोटेटिंग ओवल ऑफ क्लाउड्स ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। बस यहीं पर अपना आंसर मिल जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पर है? ग्रेट रेड स्पॉट अपना जुपिटर पे है। ग्रेट रेड स्पॉट अपना क्या है? जुपिटर पे है। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स का कंसेप्ट किसने दिया था? ये दिया था, ये फ्रेड हॉयल ने दिया था। फ्रेड हॉयल ने दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था। फ्रेड हॉयल ने अकेले नहीं दिया था। फ्रेड हॉयल ने अकेले नहीं दिया था। एक तो ये थे फ्रेड हॉयल, दूसरे थे हरमन मॉन्डी, दूसरे थे के हरमन मॉन्डी थे, और तीसरे थे थॉमस गोल्ड। ये तीनों ही मिलकर दिए थे 1948 में। क्या? स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो ये बताता है कि एक फिक्स स्पीड से, फिक्स रेट से अपना यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। कॉस्मिक स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन आर नोन एज। मतलब क्या? मतलब ऑप्शन नंबर डी, कॉमेट्स इसका सही हो जाएगा। कॉमेट्स ही स्नोबॉल्स और फ्रोजन गैसेस से मिलकर बनते हैं, रॉक्स और डस्ट से मिलकर बनते हैं, जो सन का परिक्रमा करते हैं। अपना ये क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है, 6371। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। 6371 इसका एकदम सही आंसर। ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, ईच ऑर्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक्स दैट मिनट। मतलब क्या? मतलब अगर ये धरती है अपना, तो अगर ये धरती है अपना और इसके पूरा एक चक्कर लगाने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कितना समय लगता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि 85 से 87 मिनट लगता है। 24 घंटे में टोटल ये 16 बार ऑर्बिट कर लेता है। 16 बार ऑर्बिट कर लेता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में 16 बार कर लेता है एक
एवरेज में 85 से 87 मिनट्स लगता है इसको एक ऑर्बिट करने में। तो अपना ये क्वेश्चन कहते हैं कि इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज द मार्स कंप्लीट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब रोटेशन टाइम पूछ रहा है मार्स का। तो ये हम लोग जानते हैं कि एक दिन 24 घंटा 37 मिनट है, 24 घंटा 37 मिनट, जो कि क्लोज टू 1 डे है। 24 घंटा 37 मिनट क्लोज टू 1 डे है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स का कौन सा टाइप नहीं है। अगर हम लोग जानते हैं कि पिनम्बरल, ये सोलर एक्लिप्स का 3 टाइप होता है, एन्युलर, पार्शियल और टोटल। एन्युलर, पार्शियल और टोटल। और ये पिनम्बरल जो है वो मून लूनर एक्लिप्स में ये पाया जाता है। अगर यहाँ पर मून है और अगर ये देखा जाए कि ये जो बीच वाली, ये जो इधर सन है, अगर इधर सन है और यहाँ पर ये जो डार्क पार्ट होता है इसको अम्ब्रा कहा जाता है, इसको अम्ब्रा कहा जाता है। और ये जो लाइटर पार्ट होता है इसको पेनम्ब्रा कहा जाता है, इसको पेनम्ब्रा कहा जाता है। अपना ये क्वेश्चन क्या कहता है कि ये तो हो गया, हाँ पेनम्ब्रल, ये पेनम्ब्रल हो गया। अगर हम लोग ये देखें कि इन अर्ली 1610 हु डिस्कवर्ड विथ हिज न्यूली इन्वेंटेड टेलीस्कोप दैट द जुपिटर हैज 4 मून्स। अभी देख कर आ रहे हैं 4 मून कौन कौन से थे, यो, गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा। यो, गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा, जिसमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है। इसको गैलीलियन मून्स गैलीलियो द्वारा खोजा गया था। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हु वाज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रिंग्स ऑफ सैटर्न एज अ डिस्क अराउंड द प्लैनेट इन 1655। तो हम लोग ये जानते हैं कि सैटर्न का रिंग किसने खोजा था। सैटर्न का रिंग खोजा गया था क्रिश्चियन ह्यूगांस द्वारा, 1655 में खोजा गया था। और अगर ये पूछा जाए कि रिंग्स के बीच का गैप अगर पूछ लिया जाए कि गैप डिस्कवर्ड बाय तो कैसिनी हो जाएगा, जियोवानी कैसिनी। ये सैटर्न के रिंग के बीच का डिस्टेंस खोजा था जियोवानी कैसिनी ने। कब खोजा था, तो खोजा गया था 1675 में। 1675 में जियोवानी कैसिनी गैप खोजा था और 1655 में इसका रिंग खोजा गया था। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दी मून कंप्लीट दैट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एट इट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम एक रोटेशन कर लेता है जब वो एक रिवोल्यूशन करता है। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट, मतलब मून के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे, सही है ये स्टेटमेंट। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। अगर ऑप्शन ये क्वेश्चन देखा जाए, द डैश रेडिएशन बेल्ट्स आर जायंट स्वथ ऑफ मैग्नेटिकली ट्रैप्ड हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल दैट सराउंड्स द अर्थ। अगर इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वैन एलन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ये अर्थ को बचाता है मैग्नेटिक रेडिएशन से, ये रेडिएशन बेल्ट है खुद अर्थ का, तो वैन एलन इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैन एलन एक रेडिएशन बेल्ट है जो अर्थ के अराउंड है, बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना है, यही एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द मीटियोर शावर नेम्ड क्वाड्रेट जनरली विजिबल फ्रॉम अर्थ, मतलब मीटियोर शावर अर्थ पर कब विजिबल होता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि दिसंबर और जनवरी के महीने में इसको हम लोग देख पाते हैं, दिसंबर और जनवरी के महीने में देख पाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ मे द मीटियोर शावर नेम लाइरिट्स बी सीन फ्रॉम अर्थ, मतलब कौन से महीने में मीटियोर शावर में लाइरिट्स दिखा जा सकता है, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स में द मीटियोर शावर नेम लाइट, मतलब किस महीने में लाइरिट्स नाम का मीटियोर शावर देखने को मिलता है। तो ये हम लोग जानते हैं कि अप्रैल महीने में देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे तो सही हो जाएगा। हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे में अर्थ कितना रोटेट कर लेता है। ऑप्शन नंबर डी 15 इसका सही हो जाएगा। अगर नहीं भी ये मालूम है तो हम लोग ये जानते हैं कि 24 घंटे में टोटल 360 डिग्री रोटेट करता है। 1 घंटे में कितना आ जाएगा, 360/24 हो जाएगा, काटेंगे तो 15 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको भी कोई फ्रेंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए।
ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है क्योंकि इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस हो गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।